नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में सबसे पहले बात बजट सत्र की। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई। ये पहला मौका है जब विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन नवनिर्मित सेंट्रल हॉल में हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने सरकार का विजन सदस्यों के सामने रखा। आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। साथ ही दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि के साथ आज की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कल की कार्यवाही के दौरान वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान जहां विपक्ष ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है, वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष की हर चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा। राज्य सरकार न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए संकल्पित है। राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और सतत होने के साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है। और विधानमंडल में वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार की 13वीं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2017-18 में एक वर्ष पूर्व की तुलना में 9.9% से बढ़कर 11.3% हो गई, जबकि दोनों ही वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% के आसपास रही। वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय स्थिति के साथ कृषि और उसके सहयोगी क्षेत्रों की स्थिति के वर्तमान हालात और संभावनाओं की समीक्षा की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 31,316 रुपए है। मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 13वां इकोनॉमिक सर्वे था जो प्रतिवर्ष सदन के अंदर पेश किया जाता रहा है। इसके अंदर कुल मिलाकर जो बिहार की आर्थिक स्थिति है उसके बारे में कहा गया कि 17-18 में बिहार ने 11.3% का ग्रोथ रेट विकास दर हासिल की है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। और उसके पूर्व के वर्ष में 9.9% था, यानी 9.9% से 17-18 में हमने 11.3% की विकास दर को हासिल किया है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार 31,316 रुपया ये बिहार की प्रति व्यक्ति आय है। साथ ही साथ बिहार जो है ये रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, जबकि देश के केरल, बंगाल। तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की प्राथमिकताओं और कामों को सदन के सामने रखा। राज्यपाल के अभिभाषण का सत्ता पक्ष ने जहां स्वागत किया, वहीं विरोधी दल ने इसके बहाने सरकार पर हमला बोला है। बिहार की जनता के हित में है और पूरा का पूरा अभिभाषण में जो सरकार की योजनाएं हैं वो बिहार की आम जनता के हित में है। इससे बिहार की जनता को फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। महामहिम राज्यपाल जी तो अपने कुछ बोलते नहीं हैं, अपने कुछ करते, उनको तो करना नहीं है। सरकार के द्वारा जो लिख करके दिया जाता है उसको वो पढ़ देते हैं। तो सरकार अपनी झूठी जो बातें हैं उसको लिख करके दिए हैं, वो अपना पीठ सरकार अपने थपाना चाहती है। राज्यपाल जी का अभिभाषण बिल्कुल सत्य है और उसमें तो समझिए कि संक्षेप में पढ़ा गया है। विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए जितना विकास बिहार का किया गया है उसके लिए तो 3 दिनों तक पढ़ते रह जाइए, इसके बावजूद भी समाप्त नहीं होगा। वो सरकार का अभिभाषण था। राज्यपाल अगर निष्पक्ष देते तो 2 चीज उनको देना चाहिए था उसमें, सृजन घोटाला
प्लस मुजफ्फरपुर जो शेल्टर होम का जो घृणित हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आ गया, मगर बिहार सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। और बात बड़ी खबर की, पटना में सीएम आवास पर जेडीयू की बैठक चल रही है। सीएम आवास पर एनडीए का मंथन चल रहा है। बैठक में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी के विधायक शामिल हो रहे हैं। हम आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी मौजूद हैं। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की रणनीति पर दरअसल मंथन होगा कि विपक्ष के हमले का जवाब किस तरह से दिया जाएगा, विपक्ष के जो आक्रामक तेवर हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसका किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, इसको लेकर रणनीति पर मंथन चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि सीएम आवास पर एनडीए के तमाम नेता इकट्ठे हुए हैं और इस पूरे बजट सत्र के दौरान क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर दरअसल चर्चा चल रही है। बैठक में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी के विधायक शामिल हो रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी इस दौरान मौजूद हैं। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बगहा पहुंचे आज। यहां उन्होंने 366 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही बगहा और रक्सौल के साथ बिहार को एनएच से जुड़े तमाम योजनाओं का तोहफा भी मिला है। नितिन गडकरी ने कहा कि अब बिहार में इथेनॉल से गाड़ियां चलेंगी। किसानों के तैयार तेल से देश में जहाज उड़ रहे हैं। बिहार सरकार सहयोग करे तो हवा में उड़ने वाली बस चलाएंगे। 100% करप्शन फ्री रोड बनाएंगे, क्योंकि मैं घोषणा करने वाला मंत्री नहीं हूं। नितिन गडकरी ने कहा कि बिहार की तस्वीर को हम बदलना चाहते हैं। गंडक को गंगा से सरकार जोड़ रही है। 22 मीटर चौड़ा जलमार्ग बनेगा और 2020 तक ये काम पूरा हो जाएगा। बगहा के कैलाश नगर में जलमार्ग स्टेशन बनेगा, जो नेपाल, वाराणसी और हल्दिया से जुड़ेगा। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से अगर किसी को है तो सतीश चंद्र जुड़े, अगर वो पीछा नहीं पड़ते और मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करते और मुझे ये नहीं पूछते कि कितने बार मैं आपके पास आऊं तब मेरा क्या होगा, तो उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा आपके लिए जरूर किया है कि आपको न्याय मिले और आज उनकी मांग पूरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि कई दलों को एक साथ लाना चुनौतीपूर्ण काम है। महागठबंधन पेपर पर तो एक दिख सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ये संभव नहीं दिखता है जमीन पर। मेरी अपनी सोच यह है कि किसी भी महागठबंधन में या किसी भी इस तरह के अलायंस में 3-4 से ज्यादा दलों को साथ में अगर आप लेकर आते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस नजरिए से अगर महागठबंधन में 2-3-4 से ज्यादा दल शामिल हैं तो पेपर पर वो मजबूत दिख सकता है, नेता एक साथ आपको मंच पर दिख सकते हैं, लेकिन उसको जमीन पर चुनावी तरीके से उतारना और उसमें सफलता पाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और प्रशांत किशोर का यह बयान आरजेडी को पसंद नहीं आया है। आरजेडी विधायक शक्ति सिंह यादव ने प्रशांत किशोर के इस बयान पर पलटवार किया और कहा है कि जनता मन बना चुकी है। 2019 में एनडीए का सफाया तय है। प्रशांत किशोर जी को जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। वो चूंकि एक एजेंसी चलाते हैं और एजेंसी चलाने वाले जो लोग होते हैं उनको वास्तविकता का थोड़ा जो होनी चाहिए पकड़, उससे दूर होते हैं। वो परसेप्शन बनाना चाहते हैं। परसेप्शन बनाने से जनता का परसेप्शन बन चुका है देश के हुकूमत के खिलाफ, तो इनके परसेप्शन बनाने से जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के डीजीपी के दावे को हर रोज अपराधी चुनौती दे रहे हैं। एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देकर अपराधी ये बता रहे हैं कि उनके दावों में फिलहाल दम नहीं है। पुलिस को अभी और मुस्तैद होने की दरकार है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज दिन दहाड़े पटना के बस्तितम इलाके में अपराधियों ने 10 लाख की लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हमारे एसपी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई कलाकारी करेगा मेरे साथ और जनता के साथ मजाक करेगा, कानून के साथ मजाक करेगा, खराब पदाधिकारियों को संरक्षण देगा और अपने व्यक्तिगत हित की बात सोच करके काम करेगा, तो देखिए मैं क्या करता हूं। आप हमको 1 सप्ताह समय दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर मैं क्या करता हूं देखिए आप। तो बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। आप इंतजार तो कीजिए, अभी तो शुरुआत है।
इस दावे के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अपराधियों ने सूबे के सीने पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर एक बार फिर नए डीजीपी साहब को सलामी दी है और बता दिया है कि मौजूदा पुलिसिंग को अभी और मशक्कत की दरकार है। तारीख 11 फरवरी, वक्त दिन के तकरीबन 12 बजे। पटना के कदमकुआ इलाके में 10 लाख की लूट। बेखौफ अपराधियों ने हथियार के दम पर पेपर कारोबारी के कर्मचारी से दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट की। लूट की इतनी बड़ी वारदात को पटना के गोलंबर चौक के पास अंजाम दिया गया। पटना पुलिस को मौकाए वारदात से पिस्टल का एक मैगजीन मिला है, जिसके सहारे पुलिस अपराधियों के मान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कदमकुआं थाना क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति हैं जो अपना कुछ जो है किसी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट से परहैप्स कुछ राशि जो है वो निकाल करके जा रहे थे और रास्ते में कुछ 2-3 अपराध कर्मियों द्वारा अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है उनसे जो है पैसा छीना गया है। अभी तक यही इनपुट है और इस पे आगे जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। पिछले 5 दिनों में बड़ी वारदातों पर एक नजर डालें तो दिन दहाड़े पटना में 10 लाख की लूट, 3 फरवरी को मुजफ्फरपुर में 5 करोड़ का सोना लूटकांड, 10 फरवरी को पूर्णिया में AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर और बड़ी मात्रा में कारतूस का बरामद होना। आए दिन मर्डर की खबरें ये बताने के लिए काफी है कि अपराधियों के दिल से खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। बावजूद इसके सत्ता इस गुमान में है कि बिहार में सुशासन का राज है। घटनाएं हुए वो घटनाएं तो होती रहती हैं और मीडिया में बात भी होती है, सरकार के प्रायोरिटी पर भी होगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बिहार इतने बड़े राज्य में अपराध की घटना बिल्कुल जीरो हो जाए, ऐसा तो शायद ही कभी हो पाए ना हो पाए, लेकिन ओवरऑल स्थिति यहाँ पर पहले के मुकाबले बेहतर है। 2004 के मुकाबले, 2009 के मुकाबले, 2015 के मुकाबले। अपराध के आंकड़े सत्ता और पुलिस महकमे की छाती को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन ये 16 आने सच है कि बिहार के लोगों का सुकून सांसद में है। ये खाकी और खादी दोनों को समझना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। और बात करेंगे जहानाबाद की खबर की, जहां एक सप्ताह पहले मृत पाए गए कौवे में बर्ड फ्लू का वायरस मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जांच के लिए पहुंची पशु स्वास्थ्य और उत्पादन संस्थान की टीम ने एहतियात के तौर पर समाहरणालय में दवा का छिड़काव किया है। जिला पशुपालन अधिकारी की माने तो 2 फरवरी को समाहरणालय से मृत मिले सभी कौवों में H5N1 वायरस मिला है। पशुपालन अधिकारी ने बताया कि समाहरणालय के 1 किलोमीटर के रेडियस में मुर्गियों और बत्तख से सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसके अलावा समाहरणालय के सभी कर्मचारियों की भी जांच की जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रो पॉजिटिव पाया गया है, तो आसपास के इलाके में बर्ड फ्लू है या नहीं, उसका सैंपल कलेक्शन के लिए, साथ में इस एरिया को सैनिटाइज करने के लिए भी जो दिशा निर्देश है वो गाइडेंस दे दिया गया है डीएचओ साहब को। यहाँ पर जैसे कि एंटीवायरल ड्रग्स का स्प्रे होगा और फिर साथ ही साथ में हेल्थ विभाग के द्वारा भी जो यहाँ के स्टाफ्स हैं, चाहे इस कैंपस में जो स्टाफ्स हैं, उनका भी जांच किया जाएगा ताकि वो बर्ड फ्लू से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, इसकी भी जांच होगी। 10-12 कौवा उसमें मरा हुआ था, जिसमें से 2 जो एकदम फ्रेश था, इसलिए उसको हम लोग सैंपल के लिए भेजे थे। ये 1 तारीख का बात है, 1 फरवरी का। और अगली खबर भागलपुर से है, जहां परिवहन विभाग की लापरवाही ने 2 अधिकारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल 1 नंबर की 2 गाड़ी अलग अलग अधिकारियों को अलॉट कर दी गई है। इसका खुलासा तब हुआ जब दोनों अधिकारी समाहरणालय में आयोजित एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। दोनों गाड़ियां डीएम कार्यालय के सामने अगल बगल में ही पार्किंग के लिए खड़ी कर दी गई थी। एक गाड़ी पर बिहार सरकार के जॉइंट रजिस्ट्रार CS भागलपुर का बोर्ड लगा हुआ था, जबकि दूसरे पर ICDS के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का बोर्ड लगा था। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिवहन विभाग के अधिकारी ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। पूरी घटना पर MVI ने मानवीय भूल या चोरी की गाड़ी होने का शक जाहिर करते हुए मामले की जांच की बात कही है। संभवतः यह गलत होगा, अब उसकी जांच चल रही है। अभी तो दोनों की चाबी उपलब्ध नहीं हो पाई है ताकि चेसिस नंबर से मिलान किया जाए कि कौन सही है। तो तत्काल दोनों गाड़ी जब्त रहेगी।
जिसका वेरिफिकेशन हो जाएगा उनको मुक्त कर दिया जाएगा, और जिनकी कमी पाई जाएगी उनकी जांच होगी। एक नंबर की 2 गाड़ी हो ही नहीं सकती है, या तो ये मानव चूक है या जानबूझ के किया हुआ गलती। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जीतन राम मांझी के आवास पर तेज प्रताप पहुंचे हुए हैं जीतन राम मांझी को मनाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हम आपको बता दें मांझी के आवास 12M स्टैंड रोड पर यह मुलाकात चल रही है। दरअसल महागठबंधन से जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं और इसी को लेकर तेज प्रताप पहुंचे हुए उनके आवास पर उन्हें मनाने के लिए। और हमारे सहयोगी अमित वहां पर मौजूद हैं। अमित, आपसे जानना चाहूंगी आखिरकार तेज प्रताप को यहां आना पड़ा है जीतन राम मांझी को मनाने के लिए। बिल्कुल शानदार, और तेज प्रताप ने एक तरीके से मोर्चा संभाला है, क्योंकि जो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे से पहले जो एक डैमेज हो रहा था उसको कंट्रोल करने की एक कोशिश में तेज प्रताप आगे आए हैं। और हालांकि एक खबर ये आ रही है कि बदलाव यात्रा की जो उन्होंने शुरुआत की थी शिवहर से, तो उसमें जीतन राम मांझी को वो न्योता देने आए हैं कि वो बदलाव यात्रा में उनके मंच पे शामिल हो। लेकिन इससे पीछे की जो कहानी, जो इनसाइड स्टोरी है, उसमें कि लगातार जिस तरीके से तलखी बढ़ती जा रही है महागठबंधन के अंदर में, चाहे वो नागमणि का मुद्दा हो, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, या फिर जिस तरह से जीतन राम मांझी लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो मिले महागठबंधन में, तो एक बीच में कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती जा रही है। उस दूरियों को पाटने की कोशिश की जा रही है। और तेजस्वी यादव की तबीयत खराब है, और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में मनभेद की खबरें आती हैं। बावजूद इसके तेज प्रताप ने एक तरीके से आगे बढ़कर तमाम जो अंदर में जो गतिरोध चल रहा है या जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश में है। और तेज प्रताप यादव खुद अभी पहुंचे हैं। और ये आवास कितनी देर पहले तेज प्रताप पहुंचे हैं, अभी क्या कुछ हलचल वहां पर चल रही है? वहां की तस्वीरें हैं। देखिए, अभी कमरे में दोनों जो जीतन राम मांझी और तेज प्रताप यादव अंदर कमरे में, बंद कमरे में उनसे बातचीत चल रही है। करीबन 15 मिनट से ज़्यादा समय का बीत गया है। जीतन राम मांझी के साथ बातचीत कर रहे हैं लगातार तेज प्रताप यादव। जो क्षण के खबरें आ रही हैं कि जीतन राम मांझी से को एक तरीके से जो नाराजगी उनको है अंदर खाने में जो चल रही है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और तेज प्रताप यादव एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मनभेद की खबरें आती थी कि पार्टी से दूर जा रहे हैं, पार्टी के जो अंदर की जो बिल्कुल अमित, आप इस मुलाकात पर नजर बनाए रखें। देखने वाली बात यही होगी कि जीतन राम मांझी को क्या मना पाने में तेज प्रताप सफल हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। और फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गया में एक प्रेमी जोड़े को प्यार करना महंगा पड़ा और उन्हें इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। मामला गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पहले प्रेमी जोड़े की गला दबाकर हत्या की गई और फिर शव को टुकड़ों में काटकर पैमार नदी के पास पेट्रोल डालकर जला दिया गया। इस मामले में लड़की के पिता, चाचा और ममेरे भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है और तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब तक जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक सीमा और विकास एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और कुछ दिनों पहले दोनों घर से भाग गए थे। सीमा के परिजनों की तरफ से थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद विकास की गिरफ्तारी हुई और सीमा को परिजनों के हवाले कर दिया गया। लेकिन बेटी की इस हरकत से घरवाले इस कदर खफा थे कि कुछ दिनों पहले जब विकास का बेल पर विकास बाहर आया और उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उसे उठा लिया और उसकी हत्या कर दी। बाद में लड़की की भी हत्या कर दी गई। वालों ने मिल के इस लड़के की हत्या कर दी है और अग्रिम अनुसंधान करने पाया कि इन्होंने अपनी बेटी की भी हत्या कर दी है। उस जगह को चिन्हित कर लिया गया है। वहाँ से हत्या करने के बाद इन्होंने दोनों डेड बॉडियों को जला दिया है। कुछ अवशेष मिले हैं, हड्डियों के अवशेष मिले हैं, उनको सीज किया गया है प्रॉपर डीएनए प्रोफाइलिंग और जांच कराने के लिए। और आगे की जांच चल रही है कि किस वजह से ये हत्या की गई है। विवाह किया था लड़का के साथ, इसी वजह प्रेम के तो लड़का लड़की दोनों साथ में रहते थे? नहीं, उस वक्त तो नहीं रहती। तो जब हैंड ओवर हमने कर दिया मुफस्सिल को, लड़का लड़की दोनों को, फिर उन्होंने कोर्ट यहाँ लड़की को फ्री करवा दिया और लड़का को मेरा कोर्ट जेल में डलवा दिया। लड़की के परिवार वाले राजी नहीं थे? परिवार वाले राजी नहीं थे। अगली खबर है पटना सिटी से। गायघाट स्थित बाल सुधार गृह के बाल कैदी की मौत इलाज के दौरान एनएमसीएच में हो गई। मृतक बाल कैदी का नाम अवनीश कुमार था, जो वैशाली जिले के हबीबपुर का रहने वाला था और जो 2 साल से दुष्कर्म के मामले में रिमांड होम में था। मृतक के परिजनों ने रिमांड होम प्रशासन पर पिटाई का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। वहीं रिमांड होम प्रशासन और एनएमसीएच अधीक्षक का कहना है कि बाल कैदी की मौत गंभीर बीमारी के कारण हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बताया कि मतलब कि पुलिस के मार से मतलब कि ऐसा हालत हो गया, हम अब नहीं बचेंगे।
उसके बाद वो कह करके जो है बेहोश हो गया, उस समय से कुछ नहीं बोला।